नमस्कार दोस्तों, तारीख है 17 दिसंबर 2025, दिन है बुधवार। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे यूएस की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर, भारत में हो रहे बड़े लेजिस्लेटिव ओवरहॉल्स जैसे वीबीएसए और शांति बिल पर, इकोनॉमी में रुपए की गिरती कीमत पर और एनवायरनमेंट से जुड़ी एक दुखद खबर पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। अमेरिका ने अपनी 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी यानी एनएसएस जारी की है और इसे लेकर काफी चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये दुनिया के लिए और खासकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पॉलिसी पेपर नहीं है, ये अमेरिका के बदलते हुए वर्ल्ड व्यू का, दुनिया को देखने के उसके बदलते नजरिए का एक आईना है। और इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें आज से 20 साल पीछे जाना होगा, साल 2005 में। जब हम 2005 की अमेरिकी सोच और आज 2025 की सोच की तुलना करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि ये बदलाव कितना बड़ा है। ये सिर्फ पॉलिसी में फेरबदल नहीं, ये सोच का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक दिलचस्प तुलना होगी। तो 2005 में ऐसा क्या था जो अब 2025 में नहीं है? क्या फर्क है दोनों की सोच में? देखिए, 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल फोकस था वो था हेल्पिंग इंडिया बिकम अ मेजर वर्ल्ड पावर। उस समय की अमेरिकी सोच ये थी कि भारत जैसी एक बड़ी लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति का उदय होना ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी वैश्विक स्थिरता के लिए अच्छा है। वो भारत को एक नेचुरल एलाय, एक स्वाभाविक दोस्त के तौर पे देखते थे। और इसी सोच का सबसे बड़ा और ठोस नतीजा था लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर डील। हाँ, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, वो तो एक ऐतिहासिक पल था जिसने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया था। बिल्कुल, और वो डील सिर्फ एनर्जी यानी बिजली पैदा करने के लिए नहीं थी। उसका असली मकसद भारत के न्यूक्लियर अपार्थाइड को खत्म करना था। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद या अलगाव। भारत एक परमाणु शक्ति था, लेकिन दुनिया ने उसे ग्लोबल न्यूक्लियर मेनस्ट्रीम से अलग थलग रखा हुआ था। उस डील के जरिए अमेरिका भारत को ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन आर्किटेक्चर का एक जिम्मेदार हिस्सा बनाना चाहता था। उस वक्त की सोच में एक उम्मीद थी, एक ऑप्टिमिज्म था, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का जज्बा था। और अब 20 साल बाद 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? क्या वो उम्मीद, वो जज्बा अब खत्म हो गया? 2025 की एनएसएस की भाषा, उसका टोन बिल्कुल अलग है। ये डिफेंसिव सेल्फ प्रेज से भरी हुई है, यानी रक्षात्मक आत्म प्रशंसा। इसकी भाषा इंट्रोस्पेक्टिव है, जो अमेरिकी जनता को ये बता रही है कि मौजूदा प्रशासन ने देश को तबाही से बचाया है। ये दुनिया को संदेश देने से ज़्यादा अपने देश के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। और इसमें एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं, द डेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपिंग अप द एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर लाइक एटलस आर ओवर। एटलस, ये ग्रीक माइथोलॉजी वाला एटलस जो पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठाए रखता था। ये तो एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। बिल्कुल वही। और ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन है। अमेरिका साफ कह रहा है कि वो अब पूरी दुनिया का बोझ उठाने वाला एटलस नहीं रहा। ये हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के अंत का खुला संकेत है। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, जहां तक मैं समझता हूं, ये थ्योरी कहती है कि दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक हेजेमॉन या एक महाशक्ति का होना जरूरी है, जो ग्लोबल रूल्स बनाए और उन्हें लागू करवाए। क्या मैं सही हूं? आप बिल्कुल सही है। 1945 के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका ने ये भूमिका निभाई है। उसने ग्लोबल ट्रेड के नियम बनाए, समुद्र के रास्ते सुरक्षित रखे और दुनिया के कई हिस्सों में सिक्योरिटी की गारंटी दी। अब वो इस भूमिका से ऑफिशियली तौर पर पीछे हट रहा है। जीएस पेपर 2 के नजरिए से देखें तो इसका सीधा मतलब है कि अब ग्लोबल गवर्नेंस में एक पावर वैक्यूम बनेगा, एक खालीपन आएगा, जिसे चीन जैसी दूसरी शक्तियां भरने की कोशिश करेंगी। दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है, लेकिन ये केओटिक मल्टीपोलर होगी। ये तो दुनिया के लिए बड़ी खबर है, लेकिन इसका भारत के लिए क्या मतलब है? अगर अमेरिका अब दुनिया का एटलस नहीं रहा, तो भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे?
यहीं पर सबसे बड़ा और चिंताजनक बदलाव है। 2025 की एनएसएस भारत को एक सिविलाइजेशनल एक्टर की तरह नहीं देखती, जिसका उदय अपने आप में एक अच्छी बात हो, जैसा 2005 में माना जाता था। अब भारत को चाइना के खिलाफ यूएस कैलकुलस में एक फंक्शनल कंपोनेंट, एक उपयोगी हिस्सा माना गया है। सहयोग तो है, पर वो पूरी तरह इंस्ट्रूमेंटल है, यानी किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। मतलब जब तक चीन का खतरा है तब तक भारत की जरूरत है। तो क्या क्वाड जैसे ग्रुप्स का जिक्र भी इसी संदर्भ में किया गया है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट कहता है कि न्यू दिल्ली को इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन इसका मकसद यूएस का सिक्योरिटी बर्डन कम करना है, न कि बराबरी की पार्टनरशिप बनाना। इसे कहते हैं बर्डन शेयरिंग। अमेरिका चाहता है कि उसके दोस्त और सहयोगी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ज्यादा उठाएं, ताकि अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य बोझ कम हो। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की तरफ इशारा है, वैल्यूज बेस्ड पार्टनरशिप से दूर। एक और नया टर्म सुनने में आ रहा है, ट्रम्प कॉरोलरी टू द मॉनरो डॉक्ट्रिन। ये क्या है? क्या ये पहले वाले मॉनरो डॉक्ट्रिन से अलग है? इससे विस्तार से समझते हैं। ओरिजिनल मॉनरो डॉक्ट्रिन जो 1823 में आया था, उसका मकसद था यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका से, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका से दूर रखना। वो एक डिफेंसिव पॉलिसी थी कि आप हमारे पड़ोस में दखलंदाजी मत कीजिए। लेकिन ये 2025 का वर्जन, जिसे ट्रम्प कॉरोलरी कहा जा रहा है, वो अपने हेमिस्फीयर यानी अपने पड़ोस में एक्सक्लूसिविटी को असर्ट एंड इन्फोर्स करना चाहता है। मतलब वो सिर्फ दूसरों को दूर नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने पड़ोस पर अपना पूरा दबदबा कायम करना चाहता है। इसका मतलब है कि अमेरिका अब यूरेशियन रिमलैंड यानी यूरोप और एशिया के किनारों से अपनी सेना और ध्यान हटाकर अपने घर पर, अपने पड़ोस पर फोकस कर रहा है। ये तो बड़ी विडंबना है। मुझे याद है 2005 के आसपास जब भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता था, यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की, तो वॉशिंगटन को ये पसंद नहीं आता था। और आज 2025 में वॉशिंगटन खुद यूनिलैटरल ऑटोनॉमी अपना रहा है और अपने आइसोलेशनिज्म, अपने अलगाववाद को रियलिज्म का नाम दे रहा है। वो कह रहा है कि हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में है, हमें किसी संधि या गठबंधन से मतलब नहीं। विश्लेषण में एक और बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आर्किटेक्चर ऑफ क्रुएलिटी, यानी क्रूरता की वास्तुकला। अमेरिकी स्टेटक्राफ्ट के लिए ये बहुत भारी शब्द है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत गंभीर विश्लेषण है। ये दिखाता है कि एक्सक्लूजन यानी दूसरों को बाहर करना और हार्डशिप यानी दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करना अब अमेरिकी सिस्टम के फीचर्स बन गए हैं, बग्स नहीं। मतलब ये गलतियां नहीं हैं, ये जानबूझकर बनाई गई नीतियां हैं। इसके 3 हिस्से हैं जिन्हें एक एक करके समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहला हिस्सा क्या है? ये क्रूरता देश के अंदर कैसे काम कर रही है? पहला है इंटरनल रेवोल्यूशन यानी आंतरिक क्रांति। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कल्चरल कोहीजन यानी सांस्कृतिक एकरूपता और डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी यानी जनसांख्यिकीय स्थिरता जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। ये सुनने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्जेस यानी प्रशासन से असहमत लोगों को हटाने और सिविक स्पेसेस यानी नागरिक अधिकारों और विरोध के स्वरों को कम करने के लिए किया जा सकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देश के अंदर ही एक तरह का विभाजन पैदा कर सकता है। और दूसरा हिस्सा एक्सटर्नल रेवोल्यूशन, दुनिया के बाकी देशों के साथ ये कैसे दिखता है? दूसरा है एक्सटर्नल रेवोल्यूशन यानी बाहरी क्रांति। अमेरिका अब प्रिडिक्टेबल कमिटमेंट्स यानी भरोसेमंद वादों से कंडीशनल ट्रांजैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी शर्तिया लेन देन वाले समझौतों की ओर बढ़ रहा है। मतलब अलायंसेस अब मूल्यों पर नहीं बल्कि मतलब पर आधारित होंगे। जब तक फायदा है तब तक दोस्ती है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन या डब्ल्यूटीओ को अब सॉवरेनिटी यानी देश की संप्रभुता पर एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। इसी को सिलेक्टिव डोमिनेंस कहते हैं। पावर वहीं दिखाओ जहां लागत कम और फायदा ज्यादा हो। बाकी जगहों पर अपने सहयोगियों को उनके हाल पर छोड़ दो, जैसा हमने अफगानिस्तान में देखा। और तीसरा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। ये ग्लोबल साउथ और भारत के लिए सबसे खतरनाक लग रहा है। हाँ,
ये तीसरा हिस्सा आर्थिक क्रांति बहुत चिंताजनक है। इसमें G20 को एक इनर कॉकस में बदलने का प्रस्ताव है। मतलब G20 के अंदर भी कुछ शक्तिशाली देशों का एक छोटा ग्रुप होगा जो सारे बड़े आर्थिक फैसले लेगा। ये एक टियर्ड ग्लोबल इकोनॉमी बनाएगा जहां कुछ देश रूल मेकर्स होंगे और बाकी सब रूल टेकर्स, यानी नियम मानने वाले। इसका भारत और ग्लोबल साउथ पर सीधा असर क्या होगा? क्या हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल। इसका सीधा असर डेट रीस्ट्रक्चरिंग यानी कर्ज के पुनर्गठन, क्लाइमेट फाइनेंस और ट्रेड पर पड़ेगा। हो सकता है कि विकासशील देशों को मदद या कर्ज देने के लिए वॉशिंगटन की विचारधारा से सहमत होने जैसी राजनीतिक शर्तें लगाई जाएं। ये भारत जैसे देशों के लिए मैन्यूवरिंग स्पेस यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की गुंजाइश को बहुत कम कर देगा। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि अमेरिका की विदेश नीति अब आदर्शों पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी, कुछ हद तक क्रूर रणनीति पर चल रही है, जहां अपने फायदे के लिए दूसरों को मुश्किल में डालना एक नीति का हिस्सा है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। निष्कर्ष ये है कि ये डिसाइसिव डेकेड यानी ये निर्णायक दशक अमेरिकी उदारता के भरोसे नहीं चलेगा। अमेरिका अब अपने हितों में सिमट रहा है। इसलिए भारत को एक लीडिंग पावर बनने के लिए अपने खुद के इन्फ्लुएंस के पोल्स बनाने होंगे। उसे अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस डिफेंस कैपेसिटी यानी स्वदेशी रक्षा क्षमता और ग्लोबल साउथ के साथ पार्टनरशिप्स को मजबूत करना होगा। अब किसी और के भरोसे बैठने का समय खत्म हो गया है। एक तरफ जहां अमेरिका अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, वहीं भारत अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब हम आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर। संसद के विंटर सेशन में 3 बहुत बड़े बिल्स पर चर्चा हुई हैं, जो भारत के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, ये तीनों बिल शिक्षा, बीमा और कानून के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। एक एक करके इन पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा सुधार पर। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी VBSA बिल 2025 कहा जा रहा है कि हायर एजुकेशन में 1956 के बाद का सबसे बड़ा बदलाव है। 1956 में UGC बना था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को डिसॉल्व करके यानी खत्म करके एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव रखता है। अभी तक भारत में हायर एजुकेशन का सिस्टम बहुत फ्रैगमेंटेड था। इंजीनियरिंग के लिए AICTE, टीचर ट्रेनिंग के लिए NCTE और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए UGC। इससे बहुत कंफ्यूजन, ब्यूरोक्रेसी और टफ वॉर्स होती थी। तो इस नई बॉडी का आर्किटेक्चर कैसा होगा? इसमें लाइट बट टाइट रेगुलेशन की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? लाइट बट टाइट का कॉन्सेप्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से लिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार डे टू डे के मामलों में, जैसे सिलेबस क्या होगा, टीचर किसे रखना है, इसमें दखल नहीं देगी। ये हुआ लाइट। लेकिन क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी और नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करेगी। ये हुआ टाइट। नई VBSA अथॉरिटी 3 ऑटोनमस वर्टिकल्स के माध्यम से काम करेगी। ये तीनों मिलकर हायर एजुकेशन के पूरे इकोसिस्टम को चलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 वर्टिकल्स कौन-कौन से हैं और इनका काम क्या होगा? पहला है विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद यानी रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम होगा कंप्लायंस और रेगुलेशन देखना। ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs को डिग्री देने का अधिकार देगा और नियमों का पालन न करने पर उस अधिकार को वापस भी ले सकेगा। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये होगा कि अब हर तरह के कोर्स के लिए एक ही जगह से मान्यता लेनी होगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और नए कॉलेज खोलना आसान होगा। ठीक है, ये तो हो गया रेगुलेशन, लेकिन क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करेंगे? आज तो कई कॉलेज सिर्फ कागज पर अच्छे हैं। इसके लिए दूसरा वर्टिकल है ना? बिल्कुल। दूसरा है विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद यानी एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका फोकस क्वालिटी एश्योरेंस पर होगा। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अभी तक एक्रेडिटेशन इनपुट बेस्ड नॉर्म्स पर होता था।
मतलब एक्रेडिटिंग बॉडीज ये देखती थीं कि कॉलेज के पास कितनी जमीन है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने क्लासरूम्स हैं। लेकिन अब ये आउटकम बेस्ड मैट्रिक्स पर होगा। आउटकम बेस्ड मैट्रिक्स, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब कॉलेज की रैंकिंग इस बात पर तय होगी कि उसके छात्र असल में कितना सफल होते हैं, न कि उसकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। आपने एकदम सही समझा। अब ये देखा जाएगा कि कॉलेज से जो छात्र पढ़कर निकल रहे हैं, उनकी लर्निंग क्वालिटी कैसी है, उन्हें नौकरी मिल रही है या नहीं, वो रिसर्च में कितना योगदान दे रहे हैं। ये शिफ्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई कॉलेजेस सिर्फ कागज़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर मान्यता ले लेते थे, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी बहुत खराब होती थी। अब नतीजों पर जोर होगा, दिखावे पर नहीं। और तीसरा वर्टिकल, उसका क्या काम होगा? तीसरा है विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड्स काउंसिल। इसका काम होगा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तय करना, करिकुलर फ्रेमवर्क्स बनाना और लर्निंग बेंचमार्क्स सेट करना। ये तय करेगा कि किसी भी डिग्री, मान लीजिए बीए हिस्ट्री, के लिए न्यूनतम क्या पढ़ाया जाना चाहिए ताकि देश के किसी भी कोने में छात्र को एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। ये एक तरह से नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड तय करेगा। अगर ये बिल इतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव है तो इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है कि इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजना पड़ा? कहीं ना कहीं तो कोई बड़ी चिंता होगी। हाँ, और इसकी दो मुख्य वजह हैं जो मेंस जीएस पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है इरोजन ऑफ फेडरलिज्म यानी संघवाद का क्षरण। एजुकेशन संविधान की कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची की एंट्री 25 का विषय है। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्यों को क्या आपत्ति है? क्या उन्हें लगता है कि केंद्र उनके अधिकार छीन रहा है? बिल्कुल। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य कह रहे हैं कि एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर स्टेट यूनिवर्सिटीज पर उनके अधिकार को कमजोर करता है। उन्हें डर है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड मॉडल के नाम पर केंद्र सरकार क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक विविधताओं को नजरअंदाज कर सकती है और पूरे देश पर एक ही तरह का करिकुलम थोप सकती है जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी को खत्म कर देगा। ये तो एक गंभीर चिंता है। और दूसरा कारण क्या है? आपने कहा था कि एक और क्रिटिकल पॉइंट है। उनसे अलग होना। देखिए, यूजीसी की असली ताकत क्या थी? उसके पास पावर ऑफ द पर्स थी। मतलब वो फंडिंग के जरिए स्टैंडर्ड्स लागू करवाती थी। अगर कोई यूनिवर्सिटी नियमों का पालन नहीं करती थी तो यूजीसी उसकी ग्रांट रोक सकती थी। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस था। लेकिन वीबीए से बिल में ग्रांट डिसबर्सल की शक्ति रेगुलेटर से हटाकर सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दी जा रही है। अरे, इसके तो बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मतलब अब फंडिंग का फैसला अकादमिक बॉडी नहीं बल्कि मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट्स और नेता करेंगे। यही सबसे बड़ा खतरा है। इससे यूनिवर्सिटी फंडिंग पर सीधा पॉलिटिकल कंट्रोल हो सकता है। सरकार फंडिंग का इस्तेमाल आइडियोलॉजिकल कंप्लायंस के लिए कर सकती है, यानी जो यूनिवर्सिटी सरकार की विचारधारा से सहमत होगी उसे ज्यादा फंड मिलेगा और जो आलोचना करेगी उसका फंड रोका जा सकता है। ये एकेडमिक फ्रीडम और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस बिल में दंड का भी कोई प्रावधान है? क्या ये यूजीसी से ज्यादा सख्त है? हाँ, वीबीएसए के पास यूजीसी से कहीं ज्यादा प्यूनिटिव पावर्स यानी दंडात्मक शक्तियां हैं। नॉन कंप्लायंस के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकती है और डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस को भी सस्पेंड कर सकती है। आलोचक कह रहे हैं कि यह फैसिलिटेटिव रेगुलेशन से कमांड एंड कंट्रोल की ओर एक कदम है, जहां रेगुलेटर एक सहायक की भूमिका निभाने की बजाय एक कंट्रोलर की भूमिका निभाएगा। चलिए, शिक्षा से अब वित्तीय सुधारों की ओर बढ़ते हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 लोकसभा ने इंश्योरेंस लॉज में संशोधन करने वाला ये बिल पास कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इस बिल की हेडलाइन प्रोविजन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना। इसका तर्क सीधा है। इंश्योरेंस सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। सरकार का लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारी पूंजी चाहिए जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से नहीं आ सकती। 100% एफडीआई से विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, नए प्रोडक्ट्स आएंगे और इंश्योरेंस की पहुंच छोटे शहरों और गांवों तक बढ़ेगी। लेकिन क्या 100% एफडीआई से भारतीय कंपनियों के लिए खतरा नहीं बढ़ जाएगा? हो सकता है विदेशी कंपनियां उन्हें खरीद लें।
ये एक जायज चिंता है, लेकिन सरकार का तर्क है कि इससे सेक्टर और मजबूत होगा, ज्यादा कैपिटल आने से कंपनियों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वो ज्यादा लोगों को इंश्योर कर पाएंगी। साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी भी भारत में आएगी। 100% एफडीआई के अलावा और क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है इस बिल में? इसमें कई और महत्वपूर्ण प्राविधान हैं। एक है भारत को री-इंश्योरेंस हब बनाना। री-इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस। अभी हमारी इंश्योरेंस कंपनियां अपना रिस्क कवर करने के लिए विदेशी री-इंश्योरर्स को भारी प्रीमियम देती हैं। बिल में विदेशी री-इंश्योरर्स के लिए नेट ओन्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट को 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मकसद भारत को और खासकर गुजरात की GIFT सिटी को एक ग्लोबल री-इंश्योरेंस हब बनाना है। इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। और LIC के लिए भी कुछ है इसमें? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC को ज्यादा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई है। जैसे अब LIC को जोनल ऑफिसेज खोलने के लिए सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे LIC प्राइवेट कंपनियों से बेहतर तरीके से compete कर पाएगी और ज्यादा तेजी से फैसले ले सकेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिहाज से ये बिल कितना महत्वपूर्ण है? आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिसगॉर्ज करने की शक्ति दी गई है। ये एक नया और पावरफुल टूल है। डिसगॉर्ज, यहाँ तक मैं समझता हूँ इसका मतलब होता है अवैध रूप से कमाए गए मुनाफे को वापस उगलवाना। जी कमाई सर। आप बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी मिस सेलिंग यानी गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचती है या किसी और नियम का उल्लंघन करके गलत लाभ कमाती है, तो रेगुलेटर उस प्रॉफिट को जब्त कर सकता है। और सिर्फ जब्त ही नहीं, उस पैसे को प्रभावित पॉलिसी होल्डर्स में बांट भी सकता है। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को बहुत मजबूत करेगा और कंपनियों को गलत काम करने से रोकेगा। अब तीसरे बिल पर आते हैं जो कानूनी स्वच्छता से जुड़ा है। द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 ये पुराने कानूनों को खत्म कर रहा है। इसे लीगल सिस्टम को डीकॉलोनाइज करना क्यों कहा जा रहा है? इसे डीकॉलोनाइज करना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका मकसद लीगल सिस्टम से डेड वुड यानी वो लकड़ी जो सूख चुकी है उसे हटाना है। हमारे देश में आज भी सैकड़ों ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के हैं और आज अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये कानून सिस्टम में सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं और मुकदमों का बोझ बढ़ाते हैं। 2014 से अब तक सरकार 1562 ऐसे पुराने कानून हटा चुकी है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इस बार कौन से मुख्य कानून हटाए गए हैं? कुछ मजेदार उदाहरण है? हाँ बिल्कुल। एक प्रमुख उदाहरण है द इंडियन ट्रामवेज एक्ट 1886। ये कॉलोनियल एरा का कानून है। अब भारत में ट्रैम्स लगभग खत्म हो चुके हैं, सिवाय कोलकाता में एक छोटी हेरिटेज लाइन के। तो इस राष्ट्रीय कानून का कोई मतलब नहीं रह गया था। दूसरा उदाहरण है लेवी शुगर प्राइस इक्वलाइजेशन फंड एक्ट 1976। ये तब बना था जब चीनी की कीमतें सरकार कंट्रोल करती थी। अब शुगर प्राइसिंग डीरेगुलेट हो चुकी है, तो ये कानून भी रिडंडेंट हो गया था। और आपने कहा था कि कुछ कानूनों में संशोधन भी हुआ है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में हुआ है। ये सोशल जस्टिस GS पेपर 2 के लिहाज से भी एक अच्छा उदाहरण है। पहले एक भेदभावपूर्ण कॉलोनियल प्रोविजन था। इसके तहत प्रेसिडेंसी टाउन्स यानी कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में रहने वाले हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों को अपनी वसीयत के लिए प्रोबेट लेना जरूरी था। प्रोबेट ये एक तरह का कानूनी सर्टिफिकेट होता है जो वसीयत को मान्यता देता है ना? बिल्कुल। प्रोबेट एक तरह का जुडिशियल सर्टिफिकेशन होता है जिसमें कोर्ट ये प्रमाणित करता है कि वसीयत असली है। अजीब बात ये थी कि ये नियम सिर्फ इन 3 शहरों में रहने वाले इन समुदायों पर लागू होता था, देश के बाकी हिस्सों में नहीं। ये एक भेदभावपूर्ण कॉलोनियल एरा नियम था। अब इस संशोधन के जरिए इसे हटा दिया गया है और पूरे देश में वसीयत को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता लाई गई है। इससे संपत्ति का ट्रांसफर आसान होगा और लोगों को बेवजह कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। भारत ने शांति बिल पेश किया है जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, शांति बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025।
ये बिल भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी की धीमी ग्रोथ के ऐतिहासिक कारणों को एड्रेस करता है। तो ऐतिहासिक कारण क्या थे? 2008 में हमारी अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। उसके बाद भी हमारा न्यूक्लियर सेक्टर तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? इतनी बड़ी डील का फायदा क्यों नहीं उठा पाए हम? इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA 2010 और खास तौर पर इसका सेक्शन 17B। ये सेक्शन न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेटर जैसे भारत में NPCIL है को ये अधिकार देता था कि अगर किसी एक्सीडेंट का कारण सप्लायर यानी उपकरण देने वाली कंपनी का डिफेक्टिव इक्विपमेंट हो तो वो सप्लायर पर मुकदमा कर सकता है। इसे राइट ऑफ रिकॉर्स कहते हैं। तो इसमें समस्या क्या थी? ये तो ऑपरेटर के लिए अच्छा ही था कि अगर सप्लायर की गलती हो तो वो जिम्मेदार हो। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन समस्या ये थी कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स जैसे कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन से बिल्कुल अलग था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम ये है कि सारी लायबिलिटी ऑपरेटर पर होती है, जो फिर अपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट के तहत निपटता है। इस राइट ऑफ रिकोर्स वाले क्लॉज की वजह से वेस्टिंगहाउस और GE जैसे बड़े ग्लोबल वेंडर्स ने भारत आने से मना कर दिया। यहाँ तक कि भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स ने भी न्यूक्लियर सप्लाई चेन में आने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें अनलिमिटेड और अनप्रेडिक्टेबल लायबिलिटी का डर था। उन्हें लगता था कि अगर कोई हादसा हुआ तो उन पर करोड़ों का मुकदमा हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो SHM बिल इस गतिरोध को कैसे तोड़ रहा है? ये KLNDA को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला, कैपिंग लायबिलिटी। ये रिएक्टर के साइज के आधार पर लायबिलिटी की एक सीमा तय करता है। बड़े रिएक्टर्स के लिए ऑपरेटर की लायबिलिटी 3000 करोड़ रुपए पर कैप की गई है। इससे इंश्योरर्स के लिए रिस्क कैलकुलेबल हो जाता है। अब उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना मुआवजा देना पड़ सकता है, तो वो आसानी से प्लांट्स का बीमा कर पाएंगे। और दूसरा तरीका? वो राइट ऑफ रिकोर्स का क्या होगा, जो सारी समस्या की जड़ था। दूसरा तरीका है डाइल्यूटिंग रिकोर्स। बिल इस राइट ऑफ रिकोर्स को या तो काफी डाइल्यूट करेगा यानी कमजोर करेगा, या फिर इसे कॉन्ट्रैक्चुअली लिमिट करने का प्रावधान देगा। मतलब ऑपरेटर और सप्लायर अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही तय कर लेंगे कि देनदारी किसकी और कितनी होगी। इससे सप्लायर्स को ओपन एंडेड लिटिगेशन यानी अंतहीन मुकदमों से बचाया जा सकेगा। यही विदेशी टेक्नोलॉजी को अनलॉक करने की है। यही वो चाबी है जिससे विदेशी कंपनियां भारत आएंगी। क्या ये बिल प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोल रहा है? अभी तक तो ये पूरी तरह सरकारी मोनोपोली थी। हाँ, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की मोनोपोली को खत्म करता है। अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकेंगी। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट है वेस्ट एशिया के सॉवरेन वेल्थ फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट करना, जैसे UAE या सऊदी अरब के सरकारी फंड्स। सॉवरेन वेल्थ फंड्स ही क्यों? प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल क्यों नहीं? क्योंकि न्यूक्लियर पावर में पेशेंट कैपिटल की जरूरत होती है। मतलब ऐसा पैसा जो लंबे समय तक लगा रहे और तुरंत रिटर्न की उम्मीद न करे, क्योंकि एक न्यूक्लियर प्लांट को बनने और उससे मुनाफा कमाने में 10-15 साल लग जाते हैं। SWFs जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर ग्रीन एनर्जी में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसके लिए आइडियल पार्टनर्स हैं। उनके पास बहुत पैसा है और वो लंबी अवधि के निवेश के लिए तैयार हैं। इस बिल में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs का भी जिक्र है। ये क्या है और ये पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट से कैसे अलग है? ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भविष्य है। सरकार SMRs की सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रही है। ये गीगावाट स्केल के बड़े प्लांट्स के विपरीत होते हैं। SMRs फैक्ट्री बिल्ट होते हैं, यानी इनके हिस्से फैक्ट्री में बनते हैं और साइट पर असेंबल किए जाते हैं। इससे ये सस्ते, ज्यादा सुरक्षित और जल्दी बनने वाले होते हैं। बिल इनके डिप्लॉयमेंट के लिए एक रेगुलेटरी पाथवे बनाता है, ताकि इन्हें स्टील, सीमेंट जैसे हार्ड टू अबेट सेक्टर्स या AI के लिए डेटा सेंटर्स को पावर देने में इस्तेमाल किया जा सके। एनर्जी सिक्योरिटी के बाद अब आते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस पर, जो आज की एक बड़ी सुर्खी है। 17 दिसंबर को भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 91 के स्तर को पार कर गया है। 91 रुपए का $1। इसका मेरी जेब पर और आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक दिन का उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट का लक्षण है। इसके पीछे कई ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, और हाँ, इसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण क्या है?
सबसे पहला और बड़ा कारण है द ट्रम्प ट्रेड एंड डॉलर स्ट्रेंथ। अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट नीतियों की वापसी की आहट से यूएस डॉलर, जिसका इंडेक्स DXY है, मजबूत हुआ है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स यानी सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से निवेशक इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, जहां उन्हें सुरक्षित और अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। और दूसरा कारण, क्या FIIs की बिकवाली भी एक बड़ी वजह है? हाँ, दूसरा बड़ा कारण है FII एक्सोडस। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने साल 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से $18 बिलियन, $18 बिलियन से ज्यादा की नेट सेलिंग की है। इसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। इसका कारण है भारत में हाई वैल्यूएशंस, यानी भारतीय कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हो गए हैं, और दूसरी तरफ US ट्रेजरी यील्ड्स का आकर्षण। निवेशक अपना मुनाफा निकालकर सुरक्षित जगह जा रहे हैं। व्यापार को लेकर भी कुछ अनिश्चितता की बात हो रही है। बिल्कुल। तीसरा कारण है ट्रेड अनसर्टेनिटी। इंडिया US ट्रेड डील का रुक जाना और भारतीय एक्सपोर्ट्स, खासकर फार्मा और टेक्सटाइल्स पर नए टैरिफ्स लगने का डर सेंटिमेंट को खराब कर रहा है। जब एक्सपोर्ट को लेकर अनिश्चितता होती है तो रुपए पर दबाव बढ़ता है। और चौथा कारण है डॉलर की डिमांड। हाँ, चौथा कारण है इम्पोर्टेड डिमांड। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। साथ ही डिफेंस इंपोर्टर्स जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम के स्पेयर्स और राफेल M लड़ाकू विमानों के पेमेंट्स के लिए हैवी डॉलर डिमांड है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो रुपए की कीमत गिरती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। इस पूरी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI क्या कर रहा है? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है? नहीं, RBI माइल्ड इंटरवेंशन की पॉलिसी अपना रहा है। इसका मतलब है कि वो बाजार में डॉलर बेच रहा है ताकि रुपए में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव ना आए, लेकिन वो रुपए के किसी स्पेसिफिक लेवल जैसे 90 या 91 को डिफेंड नहीं कर रहा है। वो रुपए को धीरे धीरे ऑर्डरली तरीके से गिरने दे रहा है। ऐसा क्यों? RBI रुपए को मजबूती से बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? यहाँ RBI के सामने एक डिलेमा है। ऐसा लगता है कि RBI एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बनाए रखने के लिए एक कमजोर रुपए को टैसिटली यानी मौन रूप से एक्सेप्ट कर रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय सामान विदेशी बाजारों में सस्ता हो जाता है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू महंगाई है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। एक कमजोर रुपए का अर्थव्यवस्था पर क्या अच्छा और बुरा असर पड़ता है? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर हैं। पॉजिटिव ये है कि एक कमजोर रुपया करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड के लिए एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और लोग कम आयात करते हैं। लेकिन नेगेटिव असर ज्यादा है। यह इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, यानी तेल, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम बाहर से मंगाते हैं वो सब महंगे हो जाते हैं। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है। दूसरा, उन इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए डेट सर्विसिंग का बोझ बढ़ जाता है जिनके पास अनहेज्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स यानी जिन्होंने डॉलर में कर्ज लिया है। सरकार का इस पे क्या कहना है? सरकार ने संसद को आश्वासन दिया है कि रुपये में गिरावट के बावजूद भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स मजबूत हैं, यानी हमारी GDP ग्रोथ ठीक है, हमारे पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और हम दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। चलिए, अब इकोनॉमी की इन बड़ी बड़ी खबरों से दूर वेस्टर्न घाट से आई एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक खबर पर बात करते हैं। एनवायरमेंट एंड एथिक्स से जुड़ा ये मामला है। हाँ, ये खबर मॉडर्न कंजर्वेशन यानी आधुनिक संरक्षण के नैतिक संघर्षों को उजागर करती है। 17 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई कि केरला के मथिगुंशोला नेशनल पार्क में गैलेक्सी फ्रॉग, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेलानोबैट्रैकस इंडिकस, की एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की इंट्रूसिव एक्टिविटीज की वजह से शायद हमेशा के लिए खत्म हो गई है। गैलेक्सी फ्रॉग, मैंने इसका नाम पहले नहीं सुना। ये मेढक कितना खास क्यों है? ये एक एज स्पीशीज है। एज का मतलब है एवोल्यूशनरली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड, यानी ये विकास के क्रम में बहुत अनूठा है और विश्व स्तर पर खतरे में है। ये एक एवोल्यूशनरी ऑडिटी है, एक जीता जागता जीवाश्म। इसकी क्या खासियतें हैं जो इसे इतना यूनिक बनाती हैं? इसकी स्किन गहरी काली होती है, जिस पर नीले और सफेद चमकदार धब्बे होते हैं, जो रात में एक गैलेक्सी जैसा दिखता है। वाह! इसीलिए इसका नाम गैलेक्सी फ्रॉग है। ये सिर्फ सदर्न वेस्टर्न घाट्स के हाई एल्टीट्यूड शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं।
और सबसे अजीब बात यह है कि ये मेंढकों की उन दुर्लभ प्रजातियों में से है जिनमें टिम्पैनम यानी कान का पर्दा नहीं होता। मतलब ये पारंपरिक तरीके से टर्राकर अपने मेट को आकर्षित नहीं करता। ये सिर्फ नम, अंधेरी जगहों पर सड़ती हुई लकड़ियों के नीचे रहता है। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, तो हुआ क्या असल में? फोटोग्राफर्स ने ऐसा क्या किया कि पूरी की पूरी आबादी ही खत्म हो गई? इसकी स्ट्राइकिंग अपीयरेंस की वजह से ये मैक्रो फोटोग्राफर्स के लिए एक होली ग्रेल बन गया था जिसे हर कोई शूट करना चाहता था। एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए फोटोग्राफर्स के ग्रुप्स ने रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरियाज में घुसकर उन सड़ती हुई लकड़ियों को पलट दिया जहां ये मेंढक रहते थे, ताकि उन्हें बेटर लाइट और एंगल मिल सके। है भगवान। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत बड़ा और भयानक है। ये मेंढक डेसिकेशन यानी सूखने और यूवी एक्सपोजर के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। लकड़ियों को पलटने से उनका पूरा माइक्रो क्लाइमेट, उनका छोटा सा संसार नष्ट हो गया। कई मेंढक तो तुरंत स्ट्रेस या एक्सपोजर से मर गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी की पूरी पॉपुलेशन उस साइट से गायब हो गई है। हो सकता है वो पूरी आबादी खत्म हो गई हो। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये एक गहरा नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। इसे लविंग नेचर टू डेथ कहते हैं। प्रकृति को इतना प्यार करना कि उसे मार ही डालो। बिल्कुल, ये ऑब्जर्वर इफेक्ट का एक सटीक उदाहरण है। जिस बायोडाइवर्सिटी को हम अवेयरनेस फैलाने के लिए या सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वही एक्ट उसकी तबाही का कारण बन सकता है। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और हर्पिंग टूर्स यानी सांप और मेंढक देखने के टूर के रेगुलेशन पर गंभीर सवाल उठाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज के हैबिटेट को डिस्टर्ब करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन इन दूर-दराज के जंगलों में एनफोर्समेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे एक अच्छा इरादा भी गलत तरीके से करने पर विनाशकारी परिणाम दे सकता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया यानी एसओआई ने नेशनल जियोस्पेशियल मिशन पर एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप आयोजित की। ये मिशन क्या है? यह 2025-26 के बजट में घोषित एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसका लक्ष्य भारत के जियोस्पेशियल इकोसिस्टम को यानी मैपिंग और लोकेशन से जुड़े डेटा के सिस्टम को एक सिक्योरिटी सेंट्रिक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से बदलकर एक डेवलपमेंटल इनेबलर बनाना है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। मतलब अब तक मैप्स को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता था, अब विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। पहले भारत की मैप पॉलिसी 2005 बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी। हर तरह के मैप डेटा के लिए सरकारी इजाजत लेनी पड़ती थी। 2021 में सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई जिसने इसे लिबरलाइज किया और प्राइवेट कंपनियों को भी हाई प्रिसिजन डेटा कलेक्ट करने की अनुमति दी। अब 2025 का ये मिशन इस प्रक्रिया को और आगे ले जाकर भारत का एक डिजिटल ट्विन बनाने का लक्ष्य रखता है। डिजिटल ट्विन, ये क्या होता है? ये सुनने में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। ये वैसा ही है। डिजिटल ट्विन का मतलब है भारत का एक वर्चुअल 3D मॉडल बनाना जो रियल टाइम में अपडेट हो। सोचिए, भारत का एक वीडियो गेम वर्जन जो बिल्कुल असली जैसा हो। इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, मॉडर्नाइजिंग द जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम, यानी एक हाई प्रिसिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्थापित करना जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाई स्पीड रेल और स्मार्ट सिटीज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हर चीज मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी से बन सके। और बाकी 2 उद्देश्य? दूसरा उद्देश्य है स्टैंडर्डाइजेशन। इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया और प्राइवेट प्लेयर्स जो भी जियोस्पेशियल डेटा बना रहे हैं उनके डेटा फॉर्मेट्स को हार्मोनाइज करना, ताकि सारा डेटा एक दूसरे के साथ काम कर सके, यानी इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। और तीसरा उद्देश्य है सिटीजन सर्विसेज को बेहतर बनाना, जैसे स्वामित्व स्कीम के तहत गांवों में जमीन का मालिकाना हक ड्रोन मैपिंग से तय करना, ताकि संपत्ति के विवाद खत्म हो, और हाइपर लोकल मैपिंग के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, यानी किसी भी आपदा की स्थिति में सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस और जुडिशियल गवर्नेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्टा वेस्टलैंड मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ये पूरा मामला क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ के सिद्धांत को पुष्ट करता है। मामला ये था कि सरकार ने इटालियन फर्म अगुस्ता वेस्टलैंड पर लगा बैन हटा दिया ताकि वो नए नेवल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड कर सकें।
अगुस्ता वेस्टलैंड वीआईपी चॉपर घोटाले में मुख्य आरोपी थी। लेकिन उसी घोटाले में एक कॉन्ड्यूइट यानी बिचौलिया होने के आरोप में एक भारतीय एमएसएमई डेफ्सिस सॉल्यूशंस के साथ बिजनेस को सस्पेंड रखा। ये तो अजीब बात है, बड़ी मछली को जाने दिया और छोटी को पकड़ लिया। बिल्कुल, और कोर्ट ने भी यही कहा। कोर्ट ने एक बहुत प्रसिद्ध कहावत का इस्तेमाल किया, व्हाट इज सॉस फॉर द गूज इज सॉस फॉर द गैंडर। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो नियम एक पर लागू होता है वही दूसरे पर भी होना चाहिए। बेंच ने कहा कि सरकार मनमाने ढंग से मुख्य आरोपी अगस्टा को तो माफ कर रही है, जबकि एक छोटी भारतीय इकाई डिफेंसेस को सिर्फ सस्पिशन यानी शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए दंडित कर रही है। यह फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी गैर भेदभाव के सिद्धांत को मजबूत करता है। और कल्चर एंड हेरिटेज के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि जो हरिद्वार में है को ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योगा एंड आयुर्वेदा क्लस्टर सेंटर घोषित किया है। इस ज्ञान भारतम मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य भारत के प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों के विशाल भंडार को प्रिजर्व और डिजिटाइज करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि पहले ही 42 लाख से ज्यादा पेजेस डिजिटाइज कर चुकी है। यह डेजिग्नेशन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स TKS को मॉडर्न एकेडमिक रिसर्च के साथ इंटीग्रेट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे योग और आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से वैलिडेट करके दुनिया के सामने रखा जा सकेगा। चलिए, अब आज की लंबी चर्चा के बाद जल्दी से कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स के लिए सीधे तौर पर उपयोगी हो सकते हैं। जरूर। पहला है साइक्लोन दिर्ध्वा। इसने हाल ही में श्रीलंका को प्रभावित किया है। भारत ने मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। ये GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है ब्लूबर्ड 6। ये इसरो का एक लॉन्च है जिसे रीशेड्यूल करके 21 दिसंबर को किया जाएगा। ये अमेरिका का अब तक का सबसे भारी कमर्शियल सैटेलाइट है जिसे इसरो लॉन्च करेगा। ये GS पेपर 3 स्पेस टेक का हिस्सा है। अगला फैक्ट, सेक्शन 17B। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। ये सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का वो क्लॉज है जो सप्लायर्स के खिलाफ रिकोर्स की अनुमति देता है। इसे शांति बिल द्वारा अमेंड किया जा रहा है। ये GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए इम्पोर्टेंट है। और गैलेक्सी फ्रॉग के बारे में? हाँ, गैलेक्सी फ्रॉग। इसका वैज्ञानिक नाम है मेलोनोबैट्रिचस इंडिकस। ये वेस्टर्न घाट्स की एंडेमिक और एंडेंजर्ड प्रजाति है। प्रीलिम्स में स्पीशीज और उनके हैबिटेट पर सवाल आते हैं। आखिरी फैक्ट, आर्टिकल 200। यस, ये गवर्नर की बिल्स को सहमति देने की शक्ति से संबंधित है। हाल ही में गवर्नर्स द्वारा बिल्स पर लंबे समय तक बैठे रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ये आर्टिकल लगातार चर्चा में है। ये GS पेपर 2 पॉलिटी का एक कोर टॉपिक है। बहुत बढ़िया। अब आज की चर्चा के आधार पर मेंस के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। आज का सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है। ध्यान से सुनिएगा। द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBS A Bill 2025 aims for a light but tight regulatory framework for higher education. Critically analyze the provisions of the bill, focusing on the potential friction between centralization and federalism. Also, evaluate the implications of decoupling regulation from funding. ये सवाल 250 शब्दों में लिखना है। इस सवाल का जवाब लिखते समय VBSA के तीनों वर्टिकल्स, फेडरलिज्म से जुड़ी चिंताएं जैसे राज्यों के अधिकार और फंडिंग डीकपलिंग के प्रोज एंड कॉन्स जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खतरा, इन सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करें। और अब आज की चर्चा से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं आपका ध्यान कितना था। पहला सवाल, हाल ही में पेश किए गए शांति बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य किस कानून के प्रावधानों में संशोधन करना है? दूसरा सवाल, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की नई सीमा क्या है? तीसरा सवाल, किस एक्ट के एक भेदभावपूर्ण प्रावधान को खत्म करने के लिए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 में संशोधन किया गया? चौथा सवाल, मेलानोबैट्रिचस इंडिकस जो हाल ही में खबरों में था, किस जीव की प्रजाति है? और पांचवां सवाल, व्हाट इज सॉस फॉर द गूस इज सॉस फॉर द गैंडर? यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले की सुनवाई के दौरान की? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की इतनी लंबी और विस्तृत चर्चा का सार क्या है?
की टेकअवेज क्या हैं? देखिए, 17 दिसंबर 2025 की घटनाएं एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश करती हैं जो एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ भारत शांति, वीबीएसए और इंश्योरेंस बिल्स के जरिए अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को बदलकर एक मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर बना रहा है, कानूनों को डीकॉलोनाइज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ऑर्डर फ्रैगमेंट हो रहा है, बिखर रहा है। यूएस का ट्रांजैक्शनलिज्म और रुपये पर बढ़ता आर्थिक दबाव ये दिखाते हैं कि बाहरी माहौल मुश्किल होता जा रहा है। इसका सार ये है कि भारत का रास्ता अब बाहरी सहयोग या गठबंधनों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक लचीलापन, अपनी इंटरनल रेजिलियंस से बनेगा। और गैलेक्सी फ्रॉग की त्रासदी एक बहुत गंभीर चेतावनी है। हाँ, ये एक सोम्बर नोट है, एक दुखद बात है कि विकसित भारत बनाने की दौड़ में हम उस प्राकृतिक विरासत को न खो दें जो इस देश को यूनिक बनाती है। विकास तभी सस्टेनेबल है, तभी टिकाऊ है, जब वो एथिकल हो, जब उसमें नैतिकता हो। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। एक सवाल हम सभी के लिए छोड़ जाते हैं, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है जब दोनों ही राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपए मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो। मिलते हैं कल इसी समय नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।